एक तरफ पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने कल 5 अगस्त को लेकर बयान दिया है, वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी पीटीआई से बातचीत करके कहा है कि एज अ पॉलिटिशियन वी कांट मूव फॉर लॉन्ग। मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड था, बहुत ही जेडेड था, लेकिन हम अभी भी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ये समझने के लिए कि जो स्टेटमेंट पीएचडी की तरफ से आई है उसमें कितनी रैशनैलिटी है, क्या जो बातें कही गई हैं वो तथ्यों के आधार पर है, और वहीं दूसरी ओर किस तरीके से देखा जा सकता है कि एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहले टाइम्स नाउ पर एक इंटरव्यू देते हैं, अब पीटीआई से बात करके बयान ये देते हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि वापस से राजनीति में कदम रख रहे हैं। बात करने के लिए मेरे साथ हैं स्ट्रेट लाइन पर मेरे कलीग और स्ट्रेट लाइन के मैनेजिंग एडिटर सैयद जुनैद हाशमी। हाशमी साहब, सबसे पहले बात करेंगे इसी स्टेटमेंट को लेकर, फिर आएंगे कि किस तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला की लीडरशिप में। पीएचडी ने जो स्टेटमेंट दी है उसमें पहली ही लाइन ये कहती है कि अनप्रेसिडेंटेड असॉल्ट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर अगस्त 5 को। ये वर्ड अनप्रेसिडेंटेड पे आपसे समझना चाहूँगी कि क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आर्टिकल 370 के साथ छेड़छाड़ की गई या उसे नलिफाई किया गया, या हम तो सुनते आए हैं कि पहले भी काफ़ी इरोड हो चुका था ये? बेसिकली अनप्रेसिडेंटेड असॉल्ट की बात अपने प्रेस नोट में गुपकार अलायंस ने की है। सबसे पहले तो बिफोर आई स्टार्ट आई मस्ट कंग्रेचुलेट उमर अब्दुल्ला फॉर रिटर्निंग बैक टू एक्टिव पॉलिटिक्स। कल भी जो उनका बयान आया था उस बयान के ऊपर मैंने टिप्पणी की थी। टिप्पणी बहुत सारे लोगों को ठीक नहीं लगी। उसमें उन्होंने कहा कि जो आप बात कह रहे हैं वो ऐसा दिखा रहा है कि सेफ्रनाइजेशन है आपके जहन में। मुसीबत बेसिकली जम्मू कश्मीर की ये है कि आप जब सत्य को लोगों के सामने रखते हैं और आप ये कहते हैं कि ये सब भी कहा गया है, तो लोग सोशल मीडिया के इस ज़माने में वही सुनना चाहते हैं जो उनके कानों को अच्छा लगता है। उसके अलावा आप और कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं। अनप्रेसिडेंटेड असॉल्ट का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो गुपकार अलायंस ये आज नहीं कह रहा, लगातार 5 अगस्त के बाद वो कहते रहे हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जिस बिल को पार्लियामेंट के पटल पर रखा गया, राज्यसभा लोकसभा से जो बिल पारित हुआ, जिस बिल को उसके बाद राष्ट्रपति ने एसेंट दिया और जिस एसेंट उनकी एसेंट के बाद ही जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया गया, जम्मू कश्मीर का संविधान ख़त्म हुआ, झंडा चला गया और आप एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट से, स्पेशल स्टेटस स्टेट से आप बन गए एक यूनियन टेरिटरी। हालांकि आज भी आप स्पेशल स्टेटस यूनियन टेरिटरी हैं। तो अनप्रेसिडेंटेड असॉल्ट आप तब कह सकते हैं जब कोई असंवैधानिक चीज़ हुई हो। जिस चीज जो बिल पार्लियामेंट में आया हो और जिस बिल के ऊपर वोटिंग हुई हो और जो बिल वोटिंग के बाद पारित हुआ हो, उसको आप अनप्रेसिडेंटेड असॉल्ट नहीं कह सकते। हाँ, आपने कोई एक प्रावधान संविधान के अंदर राष्ट्रपति को कहकर आप ले आए जिस पर वोटिंग नहीं हुई, जिसको पार्लियामेंट में जिससे कभी स्वीकृति नहीं ली गई, लोकसभा राज्यसभा में जिसका कोई बिल कभी नहीं आया, उसको आप अनप्रेसिडेंटेड असॉल्ट कह सकते हैं। आप उस चीज़ को अनप्रेसिडेंटेड असॉल्ट कह सकते हैं कि आपके पास 1953 में प्रधानमंत्री का पद था और जब आप दोबारा आसीन होने आए तो मुख्यमंत्री का हो चुका था। जब आप जेल गए थे तो उस समय एक राष्ट्रपति यहाँ पर हुआ करते थे और जब आप वापस आए हैं तो यहाँ पर राज्यपाल था। तो जब आप उस सारे समय को याद करते हैं तो उम्मीद और तवक्का तो ये है कि ज़रूर हिस्ट्री में भी, पीछे इतिहास में भी लोगों ने उसको अनप्रेसिडेंटेड असॉल्ट कहा होगा। मुझे ऐसा लगता है, पक्का कहा होगा। लेकिन जब आप इस समय की स्थिति की बात करते हैं तो ये बिल तो दोनों हाउसेस से पास हुआ। जो चीज़ एक बार होगी उसके बाद तो प्रेसिडेंट सेट हो गया कि ये तो होता ही आया है, तो इस बार ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं। प्रेसिडेंट सेट होना एक अलग चीज़ है। प्रेसिडेंट इज that if something unconstitutional has happened in the past and that is being repeated. In this case, I am repeating and reiterating कि बिल आया, राज्यसभा में वहाँ पारित हुआ, फिर लोकसभा में गया, वहाँ पारित हुआ, तो संवैधानिक तरीके से सब कुछ हुआ ना। ठीक है, तो गुपकार अलायंस ये स्टेटमेंट क्यों दे रही है, उसकी वजह ये है कि अब आपको समझ आ गया है कि चुनाव आने वाले।
उन्हीं चुनावों को ध्यान में रखते हुए जो मतदाता है उस मतदाता को कन्विंस करना कि जो कुछ हुआ था वो बड़े जोर और जबर के साथ हुआ था, हमको पता नहीं था, हम जानते नहीं थे, हम बिल्कुल उससे बेखबर थे और वो जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ। इस तरह आई थिंक गुपकार अलायंस इज नाउ, I can safely say that they are, readying for elections. उसी से जुड़ी हुई एक स्टेटमेंट ये भी है कि जम्मू कश्मीर के जो अपने कानून को खत्म किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की सभी हदों को क्रॉस कर दिया गया है। नहीं, मुझे समझ नहीं है, कानून को खत्म किया जम्मू कश्मीर के अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो खत्म किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के सभी हदें क्रॉस कर दी। देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर के संविधान को लेकर सवाल है, गुपकार अलायंस मुझे नहीं लगता कि उनको इस पर फिलहाल स्टेटमेंट भी देना चाहिए। खुद ही वो लोग कहते हैं कि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के यहाँ विचाराधीन है। जो बात सुप्रीम कोर्ट के यहाँ विचाराधीन है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना भी मत कोई दिया ही नहीं है, उसको लेकर आपने पहले ही मत दे दिया, तो मुझे नहीं लगता ये सही है। गुपकार अलायंस शुड वेट टिल द टाइम जो उनकी पिटिशंस हैं इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दे आर नॉट डिस्पोज्ड ऑफ। वंस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेज दैट दिस वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक था, तो ठीक है, फिर सब लोग उनकी बात मानेंगे। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कहता, आप लोगों के कंजम्पशन के लिए और पॉलिटिकल नैरेटिव को करेक्ट करने के लिए या एक करेक्ट पॉलिटिकल नैरेटिव को कश्मीर घाटी में चलाने के लिए, जो पॉलिटिकल नैरेटिव कश्मीर के लिए आपको लगता है कि चलाना जरूर स्वाभाविक है और ज़रूरी है, ठीक है, तो उसमें आप ये बातें कहेंगे तो इसको कोई राजनीति समझा जा सकता है। फिर बात की गई है लैंड राइट्स की और जॉब राइट्स की कि ये लैंड राइट्स और जॉब राइट्स छीन कर आपने लोगों को एलियनेट कर दिया है और अलग अलग रीजन्स में जो लोग हैं उनमें इनसिक्योरिटी पैदा कर दी है। मुझे लगता है गुपकार अलायंस के जितने भी नेता हैं उनको इतिहास का तो ज्ञान है पूरा। यदि इतिहास का पूरा ज्ञान है उनको, तो वही लोग तो कह रहे थे 5 अगस्त 2019 तक कि जम्मू कश्मीर में एलिनेशन है। 2002 में भी तो यही कहा गया था कि एलिनेशन है, 1996 में भी तो एलिनेशन थी, 1990 में भी तो एलिनेशन थी, 1990 से पहले भी तो एलिनेशन थी, 1987 में जब जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव हुए तो तब भी तो एलिनेशन थी। तब तो जॉब राइट्स का मामला नहीं था, तब तो लैंड राइट्स का मामला नहीं था। लैंड राइट, जॉब राइट सब लोगों के पास थे। ये किस कैटेगरी के लोगों को एलिनेट किया गया है, किस कैटेगरी के लोगों के एलिनेशन की बात कर रहे हैं? आपने क्या पूरे कश्मीर घाटी में डोमिसाइल को लेकर, आर्टिकल 370 को लेकर, आर्टिकल 35A को लेकर क्या कहीं पर कोई धरना प्रदर्शन होते हुए आपने देखा? क्या आपने लोगों को वहां हंगामा करते हुए देखा जी कि हमसे हमारी जमीन छीन ली गई? कहा यह गया था कि जितने लोग हंगामा कर सकते थे वो तो डिटेन थे, तो हंगामा कहां से होता? वो डिटेंशन खत्म हो गई, अब तो लोग बाहर हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ लोग थे जो लोगों को इस चीज के लिए प्रेरित करते थे और उनसे धरना प्रदर्शन और उनसे हंगामे और उनसे तोड़फोड़ और उनसे आगजनी के काम करवाते थे। अब वो लोग अंदर हैं। उन लोगों के अंदर होने के कारण देयर इज नो, कोई है नहीं जो आग लगाए। जब आग लगाने वाले मौजूद नहीं हैं, तो जैसे आपने कहा कि लैंड राइट्स ले लिए गए हैं, लोग एलिनेटेड हैं, तो अगर लैंड राइट्स लिए गए हैं, अगर बाकी सब राइट्स, हालांकि हकीकत ये है कि डोमिसाइल का कानून जम्मू कश्मीर में है और हमने ही रिपोर्ट किया कि डोमिसाइल के कानून के आने के बाद आज भी अगर आपको जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदनी है तो आपसे आपका स्टेट सब्जेक्ट मांगा जाता है। अगर आपसे स्टेट सब्जेक्ट नहीं मांगा जा रहा है तो एक क्लास डोमिसाइल आपसे मांगा जा रहा है। बाहर के कितने लोगों ने आकर जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदी? और अगर हम इतिहास के पन्ने पलटने लगें और सब कुछ फरोलने लग जाएं तो पता ये चलेगा आपको कि कश्मीर घाटी में एक बड़ी तादाद ऐसे कारोबारियों की है जिनके घर, जिनका परिवार दिल्ली में रहता है, बॉम्बे में रहता है, लेकिन उनके कारोबार कश्मीर घाटी में अलग अलग परिवारों के नाम पर चल रहे हैं। मतलब मिसाल के तौर पे एक जुनैद हाशमी के नाम पे बहुत बड़ा होटल है, ठीक है, लेकिन मैं उसका सिर्फ लीज होल्डर हूँ, मालिक उसका दिल्ली में बैठा हुआ है। और अन्य कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कश्मीर घाटी के अंदर जिन प्रॉपर्टीज़ के मालिक जो हैं वो दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा और न जाने किन किन शहरों में बैठे हुए हैं, लेकिन कारोबार उनके सब यहाँ पे चल रहे हैं। तो ये लैंड राइट्स को लेकर जो ये बातें कही जा रही हैं, जाहिर सी बात है आर्टिकल 370 खत्म हुआ है, 35A खत्म हुआ है, उसके बाद जो देश भर में ज़मीन के कानून हैं वो कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू हैं। और दूसरी चीज़, लैंड राइट्स और जॉब राइट्स का जहाँ तक ताल्लुक है, आप जिस भी समय जम्मू कश्मीर में एक लोकतांत्रिक सरकार बनती है, उस लोकतांत्रिक सरकार के पास ये ताकत होगी कि वो लैंड राइट्स और जॉब राइट्स को लेकर और सख्त कानून बना सकते हैं। उनको कोई वो कानून बनाने से रोक नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए उनको राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कानून वो यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन ये लैंड राइट्स और जॉब राइट्स का जहाँ तक ताल्लुक है, तो अनएम्प्लॉयड का नंबर 5 अगस्त 2019 से पहले क्या था? आपने जो शेर कश्मीर एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर प्रोग्राम फॉर यूथ लाया था, उसके तहत कितनी कामयाबी मिली आप लोगों को? उसके अलावा 1,30,000 के करीब जो कैजुअल लेबरर्स,
डेली वेजर्स और अलग अलग स्कीमों के तहत लोग लगाए गए हैं जिनको रेगुलराइज करने का, जो अभी तक बेचारे रेगुलराइज नहीं हुए और आज भी बेचारे सड़कों के ऊपर है कि जी हमें रेगुलराइज करो। एसपीओ जो आप लोगों ने लगाए उनकी आज हालात क्या है ज़रा मालूम करिए। उसके अलावा अलग अलग हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में जो लोग लगाए गए, स्कीमों के तहत लोग लगाए गए, उन लोगों को आपने बीच रास्ते में छोड़ दिया। ये भी कहा जा रहा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो श्रिंक कर रही हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जम्मू कश्मीर में थी कहाँ? 1,25,00,000 लोगों की यूनियन टेरिटरी, और 1,25,00,000 लोगों की यूनियन टेरिटरी में 5 लाख मुलाजिम ऑलरेडी आप लगा चुके हैं। 20 करोड़ वाले आपके महाराष्ट्र में 9 लाख के करीब मुलाजिम हैं, और आपके 1,35,00,000 वाले जम्मू कश्मीर में आपके पास ऑलरेडी 5 लाख के करीब मुलाजिम हैं। आपको 5 अगस्त 2019 से पहले फैक्ट्रीज यहाँ पे और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को यहाँ पर लाने से और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करने से किस सरकार ने रोका था? अभी भी यही कहा जा रहा है कि जो इकोनॉमी है दैट हैज़ बीन बैडली हिट, जितनी भी सेक्टर्स हैं, टूरिज्म है, हैंडीक्राफ्ट है, सब सेक्टर्स जो हैं बुरी तरह हिट हुए हैं। 2009 में भी और मैं जो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उन्होंने जो अपने इंटरव्यू में भी जो बयान दिया था उस पर भी बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि पिछले 2 साल में क्या हुआ है, पिछले 2 सालों में कौन सी इन्वेस्टमेंट आई है, कौन सा कारोबार आया है, कौन से प्राइवेट सेक्टर आया है। इट्स नॉट अबाउट पिछले 2 सालों में क्या हुआ है, मामला ये है कि 5 अगस्त 2019 से पहले क्या था जम्मू कश्मीर में। आपकी सरकार 2009 से लेकर 2014 तक थी। 6 साल का आप बताइए ना, आप एक अपने 6 साल के कार्यकाल में आपने कितने इन्वेस्टरों को जम्मू कश्मीर में लाया? मुझे बताइए कितने मेदांता, फोर्टिस, इतने सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों की चेन्स हैं, आप 2006 से 2014 तक उस हॉस्पिटल्स में से कौन सी चेन को जम्मू कश्मीर ला पाए? एजुकेशन के कितनी चेनें हैं जो आज जम्मू कश्मीर में आप ला पाए? उसके अलावा आपने कितने बड़े इंडस्ट्रीज, आपने क्या रिलायंस को, आपने क्या टाटा को, आपने क्या बिरला को, आपने कौन से बड़े हाउस को कन्विंस किया कि आइए जनाब जम्मू कश्मीर में आप अपना यहाँ पर अपनी एक इंडस्ट्री लगाइए, जम्मू कश्मीर में यहाँ पर अपना एक वेंचर लगाइए जिससे आप यहाँ पर जॉब क्रिएशन करेंगे। 2006 से 2014 तक ये हुआ, 1996 से लेकर 2002 तक ये हुआ, 2002 से लेकर 2008 तक ये हुआ, अब कहेंगे 2009 से लेकर 2014 तक। तो उसमें तो सिर्फ मुझे लगता है एक साल था जिस साल में डिस्टर्बेंस थी, उसके बाद 2014 में फ्लड्स आए थे। उसके अलावा तो जो बीच का आपका पीरियड था, उस बीच के पीरियड में तो आपके पास लगभग 4 साल का समय था। उस 4 साल के समय में आपने कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की? उस 4 साल के समय में आपने कितनी एम्प्लॉयमेंट सरकार, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट कितनी आपने दी? डेंटल डॉक्टर्स 2008 से कह रहे हैं जी हमको तो, आज आपको डेंटल डॉक्टर्स का दर्द नजर आ रहा है, 2008 से 2014 तक वो दर्द क्यों नहीं नजर आया? फिर उसके बाद 2014 से लेकर 2021 तक ये 7 साल हो चुके हैं। इन 7 सालों में जम्मू कश्मीर ने कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की? 2 साल निकाल दीजिए, 5 अगस्त 2019 तक कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई? क्या ये एक हकीकत नहीं है कि 5 अगस्त 2019 के बाद आपका जम्मू कश्मीर बैंक ने रिक्रूटमेंट की, कोई हंगामा हुआ, लेकिन फाइनली जब रिजल्ट निकला कोई हंगामा नहीं हुआ। उसके अलावा लगभग 8500 के करीब जो है क्लास 4 के मुलाजमीन लगने वाले हैं। उसके अलावा आपके पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का इम्तिहान खत्म हो गया, वो तमाम लोग लग गए, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, कोई कोर्ट में नहीं गया, कोई हंगामा नहीं हुआ। जो कहीं कोई बच्चों को परेशानियां थी, दिक्कतें थी, वो रिजॉल्व हुई। और भी रिक्रूटमेंट के जो अब इम्तिहानात हैं वो आने वाले वक्तों में होने वाले हैं। लेकिन अच्छा, अब छोड़िए इन सब चीज़ों को, आप उमर अब्दुल्ला के 2008 से लेकर 2014 तक के कार्यकाल को देखिए। बहुत बड़ी तादाद में डेली वेजर, कैजुअल और बाकी तमाम लोग लगाए गए थे। आप अपने समय में इनको रेगुलराइज क्यों नहीं करा पाए? या आपको अपने समय में रेगुलराइज कराना चाहिए था ना। आज गुपकार अलायंस जब अपने स्टेटमेंट में ये बात कहता है कि जॉब क्रिएशन नहीं हुई, भाई 2 साल के अंदर अंदर आपसे आपकी कोई तवक्का है इतनी ज़्यादा जॉब क्रिएशन हो जाए कि कोई अनएम्प्लॉयड बचे ही नहीं। आई एम नॉट अ स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट, बट आई फर्मली बिलीव यू कैन नॉट क्रिएट जॉब्स ओवरनाइट। जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट में ऑलरेडी जहां पर आपने एक्सेस में नौकरियां बांट दी हुई हैं, आप जॉब्स कहां से क्रिएट करेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिशन यूथ यहां पे लॉन्च करा है। उस मिशन यूथ के तहत भी कुछ कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वो कोशिशें तब तक कामयाब नहीं होंगी जब तक जो ऑलरेडी बैगेज आपके पास है उस बैगेज को आप एड्रेस नहीं करेंगे। बैगेज क्या है आपके पास? बैगेज आपके पास है कि रहबरे ज़लात, रहबरे जंगलात, ये सब लोग जो लगाए गए हैं इनको भी आपने कहीं किसी तरीके से जो है मेन स्ट्रीमिंग इनकी भी करनी है। उसके बाद आपको मेन स्ट्रीमिंग करनी है उनकी जो कैजुअल हैं, डेली वेजर हैं, नीड बेस्ड वर्कर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंटों में लगे, उनको भी आपने एडजस्ट करना है। हॉस्पिटल्स में बहुत बड़ी तादाद में स्टाफ लगा है, उसको आपने रेगुलराइज करना है। टीचिंग के फील्ड में बहुत बड़ी तादाद में लोग लगाए गए हैं, कंटिजेंट पेड वर्कर्स हैं, उनको लगाया गया है।
ठीक है। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा बैगेज है पल्लवी जी, जिस बैगेज को आपको पहले एड्रेस करना है। आप कह रहे हो नहीं पुराने वाला बैगेज रहने दो, नई जॉब क्रिएशन करो। भाई नई जॉब क्रिएशन तो तब होगी ना जब वैकेंसी अवेलेबल होगी। जो वैकेंसी हम अवेलेबल करते हैं उसके अगेंस्ट तो ऑलरेडी कम से कम 40 लोग लगे हुए हैं, उन लोगों को पहले क्या कहते हैं लगाना है। सो इफ दीज स्टेटमेंट्स आई एम जस्ट टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली दैट ये सारे स्टेटमेंट्स दे आर मेंट, दे आर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स लोडेड विद लॉट ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। और ये आप समझ लीजिए ये आने वाले कल में जो है ये गुपकार अलायंस का इलेक्शन मैनिफेस्टो होना है जो आज इनका स्टेटमेंट आया है। इस पर एक और बात की, जो अभी रिसेंट डिसीजन लिया गया यही कि ये पासपोर्ट की क्लियरेंस नहीं होगी, आपको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलेगी अगर आप स्टोन पेल्टिंग केस में कहीं पकड़े जाएंगे, तो उसको लेकर भी स्टेटमेंट में भी कहा गया है। और उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि आप एक एडवर्स पुलिस रिपोर्ट को जो है सब्स्टिट्यूट नहीं समझ सकते रिगार्डिंग व्हेन द गिल्ट इज प्रूवन इन कोर्ट। कि एडवर्स पुलिस रिपोर्ट उन्होंने कहा वो तो मेरे खिलाफ भी पीएसए का डोसियर बनाया गया था, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई थी और उसके बाद मुझे जो है वो डिटेन करके रखा गया था लगभग 200 से ज़्यादा दिनों के लिए। उमर अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वो पूर्व मुख्यमंत्री ही रहेंगे और आने वाले कल में जम्मू कश्मीर के दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो उन्होंने नौकरी के लिए कहीं एप्लीकेशन डालना नहीं है। जब वो ये बात कहते हैं कि मुझे भी इतने टाइम तक रखा गया, तो जनाब आप पहले किसी नौकरी के लिए अप्लाई तो करिए। नौकरी के लिए वो ये कह रहे थे कि एडवर्स पुलिस रिपोर्ट जो है वो किसी की भी बन सकती है, पूर्व मुख्यमंत्री की बन सकती है, तो आम लोग तो क्या ही कि आप एडवर्स पुलिस रिपोर्ट की क्या बात करते हैं, वो कहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री की। सो ही इज नॉट अ स्पेशल केस। मोहम्मद यूसुफ तारगामी की मैं बात करूंगा, अन्य कई नेता जम्मू कश्मीर के ऐसे हैं जिनको 1977 के बाद उस पीएसए के तहत बुक किया गया, जो पीएसए जो है टिम्बर स्मगलर्स के लिए था। तो वो टिम्बर स्मगलर्स का पीएसए आपने अपने हरीफों के ऊपर, जो आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे, उन पॉलिटिकल अपोनेंट्स के ऊपर लगाया। 87 के इलेक्शन में जो लोग पोलिंग एजेंट थे, जो लोग चुनाव लड़ने वाले नेता थे, वो सबके सब अलगाववादी हो गए, आतंकवादी हो गए। तो वो किसके कारण हुए? कौन सी स्टेट थी जिस स्टेट ने एक जीते हुए कैंडिडेट को उठाया, घसीट कर थाने में ले गए और वहां पर उसके साथ मारपीट की? जाके कोई पूछे उन अलगाववादी नेताओं के साथ जो आज अलगाववादी बने हुए हैं कि भाई किसने पीटा था तुम्हें, किस लिए मार पड़ी थी तुम लोगों को उस समय। तो इसलिए these are good political statements that are being made, but when you look at the history of Jammu and Kashmir, it is replete with these instances, जिन instances में ये सब कुछ हो चुका है। अब जहाँ तक आपने डोजियर का ताल्लुक, शायद किसी ने इनको बताया नहीं, या शायद मुझे लगता है पता भी है और डेलिबरेटली जस्ट बिकॉज टाइम्स नाउ है, और टाइम्स नाउ को जाहिर सी बात है नेशनल लेवल पे लोगों ने देखना है। हरियाणा वाला या दिल्ली वाला, अगर मेरा कोई दोस्त है तो वो मुझसे अक्सर ये पूछता है, जुनैद तुम्हारे वहाँ बर्फ़ कब होने वाली है, तो मुझे बताना पड़ता है भाई जम्मू है, यहाँ बर्फ़ नहीं होती। तो इसलिए जब देश के विभिन्न भागों में लोगों को यही नहीं पता कि जम्मू कश्मीर के किस भाग में बर्फ़ होती है और कौन से भाग में बर्फ़ नहीं होती, हालात कश्मीर में ख़राब होते हैं, टूरिस्ट जम्मू नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको पता है, आप जिस ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हो उस ऑडियंस का जम्मू कश्मीर के को लेकर नॉलेज बहुत कम है। तो जब जम्मू कश्मीर को लेकर नॉलेज बहुत कम है तो आप जो मर्जी वो नेशनल टेलीविजन चैनल के ऊपर बताइए, सब लोग ताली पीटेंगे। कल कोई मुझे कह रहा था कि आप नविका कुमार से बेहतर जर्नलिज्म करते हैं। नहीं, मैं उनसे बेहतर जर्नलिज्म नहीं करता हूँ, मैं उनसे बहुत ख़राब जर्नलिज्म करता हूँ। वो बहुत बेहतरीन जर्नलिज्म करती हैं। और जिन साहब ने ये सवाल पूछा था, मेरी उनसे विनम्र विनती और आग्रह, उन्हीं से जर्नलिज्म सीखें। जब आप उनसे जर्नलिज्म सीखेंगे तो आप इतने उच्च कोटि के जर्नलिस्ट बनेंगे कि पूछिए मत। तो वहाँ पर वो ये बात कहते, डोजियर को लेकर बात करते हैं। उन्होंने ये उनको नहीं बताया कि 2008 से लेकर 2014 तक जिस सरकार के वो मुखिया थे, जिस सरकार के वो मुख्यमंत्री थे, उस सरकार में भी सीआईडी की वेरिफिकेशन के बगैर आपको नौकरी तो आपको मिल जाती थी, लेकिन तनख्वाह तब तक आपकी रिलीज नहीं होती थी जब तक आपको सीआईडी क्लियरेंस नहीं मिलता था। और सीआईडी क्लियरेंस के लिए आपको, जब दरबार मुंह होता था तो सीआईडी का जो डिपार्टमेंट जो क्लियरेंस देता है वो कश्मीर होता था, तो आपको जम्मू से कश्मीर जाना पड़ता था, अपने फाइल के पीछे भागना पड़ता था, और फिर जाकर सीआईडी जब आपकी रिपोर्ट में लिख देती कि जनाब इसके खिलाफ किसी किस्म का कोई एडवर्स कुछ भी नहीं है, तब जाकर जो है वो आपको तनख्वाह मिलती थी। ठीक है जी। तो कानून वैसे का वैसा है, कानूनी प्रावधान में कोई बदलाव नहीं आया है। ये कहानी और किस्सा करने के लिए आगे कहा जा रहा है जी कि ये तो पुलिस किसी के भी खिलाफ एडवर्स रिपोर्ट बनाती है। कल जब आप मुख्यमंत्री होंगे उस समय हम आपसे ये सवाल पूछेंगे कि जनाब इस आदमी को तनख्वाह इतने लंबे समय से नहीं मिल रही क्योंकि पुलिस की एडवर्स रिपोर्ट है, तब देखेंगे ये जवाब क्या देंगे। An ex-Chief Minister of Jammu and Kashmir is well aware of the fact that in Jammu and Kashmir, when you apply for a job, you do get a job,
but you do not get your salary until and unless you do not receive CID clearance. जब आपको CID clearance मिलता है उसके बाद ही जाकर आपको तनख्वाह मिलती है। ये आज का कानून नहीं, बड़ा पुराना कानून है। अब थोड़ा सा आपने कानून को ऑपरेशनलाइज किया, थोड़ा इसको और सख्त किया। आपने कहा सोशल मीडिया भी मॉनिटर करो, आपने कहा ट्विटर भी मॉनिटर करो, आपने कहा बाकी तमाम चीज़ें भी मॉनिटर करो। कल जब आप मुख्यमंत्री होंगे तो क्या अलगाववाद को चेक करने के लिए आप ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्या पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए आप इस स्ट्रेटजी पर पुलिस के साथ सहमति नहीं बनाएंगे? क्या पाकिस्तान के नेफियस डिज़ाइंस को डिफीट करने के लिए जम्मू कश्मीर में आपको जब आपका ADGP CID कहेगा कि जनाब ये एक फार्मूला है कि हम फेसबुक से पता कर सकते हैं, हम ट्विटर से पता कर सकते हैं, हम इंस्टाग्राम से पता कर सकते हैं कि एक इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है, क्या वो हमारे सिस्टम के लिए लॉयल रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या वो एक अच्छा सरकारी मुलाजिम होगा कि नहीं हो, जनाब हम इससे पता कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है मुख्यमंत्री यू विल पुट योर फुट डाउन एंड से नो दिस विल नॉट बी डन? नो, यू वोंट से सो। द मोमेंट यू आर ऑन द चेयर यू वुड से ओके गो अहेड, बिकॉज यू टू अंडरस्टैंड कि नेशनल सिक्योरिटी इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। ठीक है, और जब एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बैठा हुआ, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बैठा हुआ एक अधिकारी जो करोड़ों रुपया वहां पर बैठकर कमाता है, वो पाकिस्तान के एक रैकेट का हिस्सा हो सकता है, तो हाउ कैन यू रूल आउट एनीवन एल्स? तो जो ये डोजियर की बात की गई है, जो ये कहा गया है सिक्योरिटी क्लियरेंस को लेकर कहा गया है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने ये फैसला लिया है, कल आपकी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, आप रिवर्स कर दीजिएगा। दैट इज व्हाट यू कैन डू द बेस्ट। बट यू नो, मेकिंग अ केस आउट ऑफ दिस कि जनाब क्योंकि अब ये किया जा रहा है, भाई एवरी डिस्पेंसेशन जो भी सरकार आती है उसकी समझ में जो कुछ आता है जिससे उसको लगता है कि देश की सिक्योरिटी को मजबूत किया जा सकता है, एंटी नेशनल एलिमेंट्स पर काबू किया जा सकता है, वो उन फार्मूलों पर काम करते हैं। आज अत्याधुनिक दौर है, जब अमेरिका में आपकी फेसबुक स्कैन की जा रही है, आपका ट्विटर स्कैन किया जा रहा है, आपका इंस्टाग्राम स्कैन किया जा रहा है, जब वहाँ पर कैपिटॉल हिल के ऊपर जो हंगामा हुआ, उस कैपिटॉल हिल के हंगामे को लेकर एविडेंस कलेक्ट करने के लिए फेसबुक स्कैन की जा रही है, तो जनाब जम्मू कश्मीर में अगर ये सब कुछ होने लगा है या सरकार ये करने लगी है तो इसको फ़ौरन कह देना कि जो किया जा रहा है ये गलत किया जा रहा है। अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज अनदर पार्ट ऑफ द मैनिफेस्टो ऑफ गुपकार अलायंस। ये भी मैनिफेस्टो का एक हिस्सा होगा, हम आएंगे तो हम ये हटा देंगे, हम ये नहीं करेंगे। आखिर में आपसे समझना चाहूँगी कि जिस तरीके से पहले जब बयान आ रहे थे आर्टिकल 370 की डायल्यूशन के इमीडिएटली बाद, 5 अगस्त 2019 के इमीडिएटली बाद जब डिटेंशन से उमर अब्दुल्ला को रिहा किया गया, तो उनके बयान इस तरीके से थे कि आई डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, या अगर इलेक्शंस होंगे तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, या ही सीम्ड वेरी डिसअपॉइंटेड एंड जेडेड, जो आज वो अपने बयान में कहते भी हैं PTI के साथ जो उन्होंने बात की कि आई वॉज वेरी जेडेड एंड आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। और जिस समय मैं उस डिटेंशन में था उस समय वो जो एक स्पार्क था अंदर वो धीरे धीरे डिम होता जा रहा था, तो मैं आई फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू मोटिवेट माई सेल्फ। लेकिन बाद में वो ये कहते हैं कि एज अ सेइंग गोज, इफ़ यू वांट द रेनबो यू हैव गॉट टू पुट अप विद द रेन, सो आई एम डूइंग बेस्ट एज आई कैन फॉर माई पीपल एंड एज अ पॉलिटिशियन यू डोंट हैव द राइट टू मोर्न फॉर लॉन्ग। क्या ये लग रहा है यही कि अब आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो उस चुनावी प्रक्रिया में हमें उमर अब्दुल्ला भी नज़र आएंगे? ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की दोबारा से शुरुआत जो है वो उमर अब्दुल्ला ने कर दी है इस इंटरव्यू के बाद और इस बयान के बाद, और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि अगर सरकार बनती है तो चेहरा जो है मुख्यमंत्री का वो उमर अब्दुल्ला ही होंगे। नेवर टेक अ मॉरल हाई इन योर लाइफ। मैंने हमेशा इसमें यकीन बिलीव किया है, नेवर टेक अ मॉरल हाई इन योर लाइफ। अपने जीवन में अपने आप को इतना मॉरली अपराइट मत बताइए कि कल अगर छोटी सी कोई बात हो जाए तो लोग ये कहना शुरू कर देंगे जनाब आप तो पिछले दिनों इतनी बड़ी बड़ी कहानियां सुना रहे तो आज ये क्या हो गया। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये, वो एक पॉलिटिशियन है, एक राजनीतिज्ञ और एक राजनेता के लिए संभव ही नहीं है कि वो अपने आप को राजनीति से दूर रखे। और एक पॉलिटिशियन अगर चाहे भी, अगर उसके मन में भी ये विचार हो और जो वो कह रहा हो वो वाकई उसके मन से आ रहा हो, लेकिन देखने वाला ये कहता है कि ये राजनीति है, कोरी राजनीति है, राजनीति के सिवा कुछ नहीं है। क्योंकि एक पॉलिटिशियन कई बार, बिकॉज एट द एंड पॉलिटिशियन इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, वो अपने मन से कोई बात कह रहा होता है। जैसे उमर अब्दुल्ला मन से ये बात हो सकता है, वाकई उनका दिल आहत हुआ हो, तकलीफ हुई हो कि जी हमसे पूछे बगैर आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया, 35A ख़त्म किया गया, हो सकता है वो सारी बातें वो मन से कर रहे हों। लेकिन आम आदमी देखकर क्या कह रहा था?
उनके प्रतिद्वंद्वी देखकर क्या कह रहे थे, उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स क्या कह रहे थे। उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स ये कह रहे थे कि जनाब ये एक सिलेक्टेड वोट बैंक को, एक समुदाय के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और उनको ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि यार आई एम द ओनली होप, आई एम द ओनली होप, मैं ही हूं जो आपको इस मैस से बाहर निकाल सकता है, इसलिए वो ये बयानबाजी कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा ना हो सकता है वाकई आहत हुए हों। आज जो वो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल एक पॉलिटिशियन की तरह बात कर रहे हैं कि आप राजनीति से बाहर रहकर बदलाव लाने की बात नहीं कर सकते। आपको अगर बदलाव लाना है तो आपको राजनीति में आकर बदलाव लाना है। सबसे ज़्यादा जिस पॉलिटिशियन ने इस पूरे प्रकरण में, जिस पॉलिटिशियन ने उतार चढ़ाव, दुख, तकलीफ, परेशानियां बहुत ज़्यादा देखी हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हैं। उनके एक कॉमरेड जो हैं वो एनआईए की हिरासत में हैं। अन्य और पार्टी के लोग भी उनकी पार्टी से भागकर जो है वो चले गए, ठीक है, अपनी पार्टी बना गए। लेकिन आपने कभी भी उनसे ये बयान नहीं सुना कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी या मेरा पॉलिटिक्स करने का मन अब नहीं करता। नहीं, वो लगी रही, एक महिला हैं और दृढ़ता के साथ लगी रही। हाँ ठीक है, वट एवर हैज हैपेंड, कोई बात नहीं। और अब लेटेस्ट उनका बयान आया 70 साल तक लड़ेंगे और 370 वापस लेंगे। तो वो साफ तौर पे दर्शाता है कि शी इज़ अ पॉलिटिशियन एंड अंडरस्टैंड्स कि पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आज एक सरकार ने 370 हटाया है, आज एक सरकार ने हमें यूनियन टेरिटरी बनाया है, कल एक और सरकार आएगी, हम उससे वापस जो है स्टेट बन जाएंगे। और जिन अधिकारों की हमको तलाश है, हम उन अधिकारों को तो वापस नहीं ले सकते। अब संविधान तो आएगा नहीं, झंडा तो आएगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट लाए तो लाए, लेकिन सरकार तो केंद्र में कोई सरकार, आई एम टेलिंग यू विद फ्रैंकनेस, नो गवर्नमेंट इन द सेंटर विल एवर हैव द करेज to bring back 370. No government in the center will have the courage to bring back flag. The reason is because they understand the national nerve of the people. नेशनल लेवल पर नर्व ऑफ द पीपल वो अंडरस्टैंड करते हैं। वो कश्मीर के पॉलिटिशियंस को भी, जम्मू के पॉलिटिशियंस को भी उसकी अंडरस्टैंडिंग है। हम अगर चाहें भी तो हम वापस नहीं ला सकते, प्रोवाइडेड सुप्रीम कोर्ट कोई रास्ता निकाले और सुप्रीम कोर्ट करे। और आपने ये भी देखा होगा सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानते हैं। वो बाबरी मस्जिद के ऊपर जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वो जो विवाद था, उसके ऊपर जब फैसला आया, राम जन्मभूमि के ऊपर राम मंदिर बने, उसका फैसला कोर्ट ने दिया, लोगों ने मान लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ले आए तो ला सकता है, लेकिन कोई केंद्र की सरकार ऐसा रिस्क कभी भी नहीं लेगी। कांग्रेस के नेता आजकल 370 के ऊपर एक ही बात करते हैं, आपने हटाया अच्छा है, लेकिन हटाने का जो तरीका आपका था वो गलत था। वो नहीं कहते कि आपने गलत किया हटाकर, वो कहते हैं हटाने का तरीका गलत था। ठीक है जी। Umar Abdullah has started behaving as a politician, which he should always. Number one. Number two, आज का जो इनका ये बयान आया है ये भी दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव अब होने वाले हैं। ये चुनावों की ओर सारे का सारा सिलसिला जा रहा है। देखना सिर्फ ये है कि क्या उमर अब्दुल्ला गुपकार अलायंस का लीडर बनकर चुनाव लड़ेंगे या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेता बनकर चुनाव लड़ेंगे। मगर आज जो उन्होंने पीटीआई से बातचीत की है वो साफ तौर पर एक बात दर्शाती है कि उमर अब्दुल्ला सच्चाई को पहचान गए हैं, समझ गए हैं कि केंद्र में यही सरकार है, इसी सरकार के साथ हमको डील करना है, कुछ मिलना है तो इन्हीं से मिलना है, और अगर कुछ भी नहीं मिलना तो इन्हीं से कुछ भी नहीं मिलना है। And the only way left is to go forward. And the only way left is to go forward. You cannot move now backwards. पीछे आप जा कहीं नहीं सकते क्योंकि आपके पास कोई रास्ता नहीं है। कल डिलिमिटेशन के जब रिजल्ट्स आएंगे या डिलिमिटेशन जब कल मुकम्मल हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता एनीबडी वुड बी डिसअपॉइंटेड विद द काइंड ऑफ विद द काइंड ऑफ असेंबली दैट दिस न्यू डिलिमिटेशन कमीशन वुड मेक। तो उसके बाद बचता है चुनाव। तो आज जो उन्होंने बयान दिया है वो साफ तौर पर ये दर्शाता है कि द रियलिटी हैज डॉन्ड अपॉन उमर अब्दुल्ला। ही हैज रियलाइज्ड दैट इट इज बेटर to fight everything politically. If Mehbooba can do it, if Taragami is doing it, if Farooq Saab is doing it, if Harshdev Singh is doing it, if Chaudhry Lal Singh is doing it, if BJP is doing it, let us also do it. हमको politically ही fight करना है क्योंकि उनके परदादा जो थे, उनके दादाजी माफ़ कीजिएगा, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की मैं बात करूँगा, what did he do? Ultimately he had to contest an election. 75 में वो वापस आए, मुख्यमंत्री थोड़ी देर के रहे, लेकिन 77 में तो उनको भी चुनाव लड़ना पड़ा। तो आपको चुनावों के जरिए ही अब सब कुछ करना है, चुनाव लड़ना है और जम्मू कश्मीर को अब आगे लेके जाना है। इतिहास में बैठे रहेंगे और इतिहास को दोहराते रहेंगे तो उसका फ़ायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई नहीं होने वाला, क्योंकि ये दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हम 5G पे जाने वाले हैं, किसी ने आपका इंतज़ार नहीं करना
कि जनाब जम्मू कश्मीर के लोग कब आगे बढ़ेंगे। वार्ड 1 के लिए रास्ता नहीं है, तो क्या नई दिल्ली के आगे और बॉम्बे या कैलकाटा में लोग इंतजार कर रहे हैं कि वार्ड 1 कब रास्ता बनेगा तब जाके हम तरक्की करेंगे। सो द गुड थिंग अबाउट टुडेज उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट जो आज आया है, अपने आप में प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट है। साफ तौर पे लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अब वो बागडोर संभालेंगे और आने वाले दिनों में राजनीति जम्मू कश्मीर में जो है बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर ये कि कल का जो दिन है 5 अगस्त 2021 का, ये दिन भी बड़ा सिग्निफिकेंट है क्योंकि कल के दिन 2 साल पूरे हो जाएंगे जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बटे हुए और जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को ख़त्म हुए। वहीं दूसरी ओर जहाँ तरफ पीएजीडी बयान दे रही है, वहीं दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला भी अब ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, मीडिया में एक्टिव नज़र आ रहे हैं, पॉलिटिकली भी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि जब इलेक्शंस अनाउंस होंगी, डिलिमिटेशन का प्रोसेस ख़त्म होगा, उस समय इलेक्शंस में क्या ये सभी पार्टीज जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सा अभी हैं, ये चुनाव जब लड़ेंगी तो ये पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के तौर पर चुनाव लड़ेंगी या अपने अपने खानों में बट के।